दोस्तों, एनवीएन की बातचीत में आपका स्वागत है। आज देश में एक अजीब व गरीब माहौल है। मैंने एक शेर सुना था, अपनी खुशी के साथ मेरा गम निभा दो, इतना हँसो कि आँख से आँसू निकल पड़े। तो हो ये रहा है कि मोदी जी जो है वो शपथ ग्रहण की तैयारी कर रहे हैं और जो उनके विरोधी हैं, वो जो है उनके समर्थकों से ज़्यादा खुश हैं और ज़्यादा जो है वो मज़े ले रहे हैं इस सिचुएशन को। लेकिन उस विषय पे जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि ये जो प्रधानमंत्री मोदी ने कल से जो ग्रीन कलर का जैकेट पहना हुआ है और उन्होंने वो दिन में 3-4 मर्तबा अपने कपड़े बदलते हैं, लेकिन उन्होंने सुबह से शाम तक एक मर्तबा भी जो है उस ग्रीन जैकेट को नहीं उतारा। तो इसका क्या संकेत है विश्वास उद्दी साहब बताएँ? देखिए, मोदी जी के टैंट्रम्स ये कहीं ये पॉपुलर वोट के लिए नहीं है। ये उनके पर्सनल टैंट्रम्स ही है। ये कोई पॉलिटिकल मैसेज देने वाला उनका एक्शन नहीं होता है या कोई एक ऐसा मतलब ये बस उनके टैंट्रम्स है। और इसलिए इस मैं नहीं समझता कि इसमें कोई मतलब है कि ग्रीन का मतलब अगर इनके हिसाब से मुसलमान है तो यहाँ पे मुसलमानों ने पूरे उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, भारत भर में सब जगह सब्सटैंशियली बीजेपी के खिलाफ वोट किया है। और अगर ये ग्रीन कोट पहन के आते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अभी सवाल तो इतना ही है कि संविधान को तोड़ मरोड़ करने वाले इन दोनों लोगों को उनकी जो हैसियत है मोदी और शाह की, ये लोगों ने सिखा दिया है कि आपकी तानाशाही नहीं चलेगी। ये इंडिया की तरफ से जो वोट मिला है इंडिया अलायंस को, इससे सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट मैसेज यही है। और मोदी की इसके आगे चलेगी नहीं क्योंकि वो खुद 272 के नीचे है, शायद 241 पर ही रुक गए हैं, उसके आगे वो बढ़ नहीं सकते। और उनके अलायंस पार्टनर्स भी इनको ज्यादा कुछ सपोर्ट नहीं कर सकते हैं आगे आने वाले दिनों में। इसलिए वो सिर्फ ये टेंट्रम्स करते रहेंगे, उनकी मजबूती नहीं होगी। वो अभी आस्ते आस्ते डेसिमेट मतलब जैसे कहते हैं ना, दे विल बी फिनिश नाउ, मतलब उनका आखिरी पड़ाव पे वो पैर रखना शुरू हो गया है। इसलिए ये टेंट्रम जो है, कौन से कोट पहनते हैं, कौन से रंग का पहनते हैं, क्या बोलते हैं, तो मैं समझता हूँ उनका अभी जब एक पार्लियामेंट्री बोर्ड का मीटिंग होगा बीजेपी का, तब गडकरी क्या बोलते हैं, राजनाथ सिंह क्या बोलते हैं, योगी के जो इलेक्टेड लोग क्या बोलते हैं, बीजेपी के अंदर की जो उनके खिलाफ की जो आवाज है वो क्या बोलती है, आरएसएस की आवाज क्या है, ये पता चलेगा। तब तक अभी तो फिलहाल वो एनडीए के नेता है। आगे आगे देखो, इंडिया अलायंस का वेट एंड वॉच है। और अप्रोप्रिएटली संविधान के साथ जो है उन्हीं के वही संविधान में वही इंडिया अलायंस में आएंगे। ये जो उन्होंने बात कही है खरगे साहब ने उनके रिजोल्यूशन में, इसके लिए इंडिया हैज टू वेट। लेकिन लेट एनडीए फिनिश इट्स ऑल टैंट्रम्स। डॉक्टर कोरडे साहब, प्रधानमंत्री मोदी जो है वो बहुत सेल्फ सेंटर्ड आदमी है, ये बात सब लोग जानते हैं और वो अपनी वेशभूषा का बहुत ख़्याल रखते हैं और वो जहाँ भी प्रचार के लिए जाते थे, तो वहाँ का लिबास, वहाँ की संस्कृति और शुरू में वहाँ की कुछ न कुछ उस वहाँ की भाषा में जैसे शिवाजी पार्क में आए तो मराठी में पहले शुरू में जो है वो 2-4 सेंटेंसेस उन्होंने कहे। तो ये बात है कि मोदी जी जो है वो ऐसे ही जो वार्डरोब खोल के जो कपड़ा सामने आ गया उसको पहन लिया और काम करने लगे, इस तरह के आदमी नहीं हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में मैं ये जानना चाहता था कि क्या ये कोई सांकेतिक इसमें संदेश है या नहीं? देखिए, ये मोदी जी की जो वेशभूषा वगैरह सब चीजें है ना, उसको मैं टैंट्रम करके ट्राइवलाइज नहीं कर सकता। आपने इस संभाषा की शुरुआत एक शेर से की, इसलिए मैं भी मेरे वक्तव्य की शुरुआत एक शेर से करना चाहता। जी, जी। चमन इरशाद। वालों मुबारक हो तुम्हें, दौरे बहार आया।
चमन वालों, मुबारक हो तुम्हें, दौरे बाहर आया, खिजा का कुछ असर बाकी है, वो भी चला जाए। क्या तो आपने जो कहा वो बिल्कुल सच बात है कि जीते उनके उत्साह में हमें सीधा सीधा एक मायूसी नजर आ रही है, और जो हारे हैं वो हारे हुए लोग विजयोत्सव कर रहे। इसकी वजह यह है कि इन बेखबर लोगों को ये इलेक्शन ने कौन सा संदेश दिया है वो अभी तक बराबर समझ में नहीं आया है। और शहर में उनके जीत से ज्यादा चर्चे हमारे हार की है। तो हार को तो हम मंजूर करते हैं। अभी बात रही मोदी जी के हरे जैकेट की। देखिए, ये जो फैसिस्ट होते हैं उनके बारे में मैं शुरू से ही ये कहते आया हूं कि ओनली सेफ फैसिस्ट इज द डेड फैसिस्ट। तो मैं ऐसा नहीं समझूंगा कि अभी उनमें कुछ बचा नहीं है। जब तक वो पूरे मर नहीं जाते तब तक फैसिस्ट हमेशा डेंजरस रहता है और सेफ नहीं होता कभी। तो ये हरा कलर का जो सिग्नल दिया है वो सिग्नल देने की एक मुख्य वजह है। वो हमें एक राजकीय विश्लेषक करके ध्यान में लेनी चाहिए, और वो वजह ये है कि जो मुसलमानों के आरक्षण की बात की थी, भले मैं यहां किसी पार्टी का प्रवक्ता करके नहीं बात कर रहा हूं, लेकिन कांग्रेस ने जो की थी उस पर मोदी जी का कहना यह था कि ये आरक्षण घुसपैठियों को दे रहे हैं, ये आरक्षण ज्यादा बच्चा पैदा करने वालों को दे रहे हैं। और अभी क्या हुआ है, अभी इनकी जो प्रमुख पार्टी है चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम, उन्होंने अपने वचन पत्र में, घोषणा पत्र में मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा की है। अभी चंद्रबाबू नायडू की सीटें हैं 15 या 16। अभी 16 सीटों वाला एक बड़ा पक्ष जहां कोई बहुत ज्यादा मेजॉरिटी मोदी जी के या एनडीए के पास नहीं है, वो पक्ष का अगर ये विचार है तो मोदी जी को कुछ न कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और अगर कल ये मांग चंद्रबाबू मोदी जी के पास करेंगे और जातिगत जनगणना के बारे में जो नीतीश जी का जो आग्रह है वो आग्रह रखेंगे और ये मांग करेंगे कि मुसलमानों को 4% आरक्षण होना चाहिए, तब मोदी जी कौन सी भूमिका लेंगे। इसलिए अभी वो जो गेरुआ रंग से हरे रंग पे धीरे धीरे खुद को परिवर्तित कर रहे हैं, इतना आसानी से कोई हरा कलर नहीं पहनाएगा मोदी जैसा आदमी, जिसने जो कुछ एक बार उनको टोपी दी थी स्कल कैप, उस स्कल कैप पहनने के लिए नकार दिया था। दूसरी बात रही ये नीतीश कुमार। नीतीश कुमार बहुत बड़े नेता है और उनमें एक खूबी है कि किसी भी पार्टी की सरकार आए तो भी मुख्यमंत्री वही रहेंगे। ऐसे नीतीश जी के चरणों में मोदी जी को जाना पड़ा है। और एक समय ऐसा था कि यही नीतीश जी गठबंधन में थे, लेकिन बिहार में मोदी जी आने नहीं चाहिए, और अगर आएंगे तो मैं उनके साथ डायस शेयर नहीं करूंगा, ऐसा कहने वाले नीतीश बाबू उनके बाजू में आके बैठने वाले। और नीतीश बाबू ने जातिगत जनगणना, जिसे वो जातिगत सर्वे करते हैं, वो बिहार में किया है, और उन्होंने जो 50% आरक्षण की मर्यादा थी वो मर्यादा कभी उठाया है। अगर अभी कल नीतीश बाबू जातिगत जनगणना की बात करेंगे, उसके लिए आग्रह रखेंगे, तो मोदी जी की बहुत बड़ी डिफिकल्ट पोजीशन होने वाली है। और उसकी पूर्व तैयारी करके ये जो आप बोलते हैं, मैंने तो देखा नहीं, मैं उनका मुंह देखना भी पसंद नहीं करता, वो हरा जैकेट पहना है इसलिए ये वो पहना है। कोई भी टैंट्रम नहीं रहता, उसको टैंट्रम कहना मेरे को ट्राइबलाइजेशन समझता हूँ मैं। उत्तर प्रदेश का ये हाल है कि 2014 में जब योगी आदित्यनाथ कहीं नहीं थे, पार्लियामेंट के मेंबर थे, उत्तर प्रदेश की राजनीति में नहीं थे, तो बीजेपी को 71 सीट मिली। योगी आदित्यनाथ के आने के बाद
2019 में 62 सीट मिली और अभी 2023 में जो है वो 33 पे आ गए। यानी अगर 2019 से भी हम कंपेयर करें तो 29 सीटों का नुकसान हुआ और 2014 से कंपेयर करें तो 38 सीटों का नुकसान हुआ है योगी जी के आने के बाद। तो आप क्या समझते हैं कि एक ऐसा आदमी जिसने जो है वो अरविंद केजरीवाल के कमेंट पे ये कहा था कि मैं योगी हूं, मेरे लिए सत्ता नहीं बल्कि पार्टी के मूल्य और सिद्धांत सर्वोपरि हैं, तो वो योगी रिजिग्नेशन देगा या संता लपट भोगी बन के जो है वो अपनी कुर्सी पे बना रहेगा? राहुल साहब। जो संविधान की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। इस चुनाव में 18वीं लोकसभा के चुनाव में संविधान का मुद्दा जो सामने आया है तो मंदिर वाले खत्म हो गए। इस देश में धर्म की राजनीति आज से, ये चुनाव के बाद अभी से देश में नहीं चलेगी। ये भारत की जनता ने दिखा दिया है, इसलिए मैं भारत की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ, पहली बात। दूसरी बात है कि समाजवादी पार्टी यूपी में कभी भी कमजोर नहीं थी। पिछले विधानसभा का चुनाव में आप नजर डाल के देखते हैं तो केवल मत विभाजन के हिसाब से, मत विभाजन होने के वजह से ही समाजवादी पार्टी की हार हो गई। और तो भी मतलब बहुत अच्छा मतलब उन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिखाया है। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि पिछले विधानसभा के चुनाव में 86 सीट जो है कि जो समाजवादी के है, ये केवल 500, 600, 200, 300 वोट से हारी थी। और ये जो काम किया था यूपी में, ये जो बीजेपी की बी टीम है MIM और ये जो BSP है, कि इनके वजह से ये हार हो गई थी। दूसरी बात है कि बाकी और 25-30 सीट जो है कि 5000 वोट के नीचे हार गई थी। मतलब 186 सीट जो है कि समाजवादी पार्टी केवल मत विभाजन के हिसाब से हार गई। लेकिन आप देखते हैं कि इस चुनाव में एक जो मुद्दा चला है, राजकीय जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने बहुत सारे अपने एजेंडा लाए, अपना वचननामा लाया, जाहिरनामा लाया, मैनिफेस्टो लाया। लेकिन इस चुनाव में कि सबसे बड़ा जो मुद्दा बन गया था वो संविधान है। और ये बहुत बड़ी बात है कि इससे पहले जो भी चुनाव हुए, इस चुनाव में कभी भी संविधान का मुद्दा इतना मतलब कि लोगों के सामने नहीं आया। और मैं ये मानता हूँ और ये बहुत अच्छी बात है कि ये मुद्दा जो है कि देश में एक संविधान के बारे में एक बहुत बड़ी जन जागृति लोगों के बीच में आ गई है। आज से कोई भी चुनाव हो, कुछ भी हो, लोग ये देखेंगे कि ये लोग संविधान को मानने वाले हैं कि नहीं है, ये लोग की इस देश के लोकशाही के ऊपर उनकी निष्ठा है कि नहीं है। अगर नहीं है तो ऐसे लोगों संसदीय राजनीति से लोग बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी, मैं आपको पहले ही बोला कि समाजवादी पार्टी कभी भी कमजोर नहीं थी। और दूसरी बात जो है कि हर मुद्दे पे लोगों का बेरोजगारी का सवाल होगा, महंगाई का सवाल होगा। वो साइकिल वाले जो है कि रोड पे उतर रहे हैं। अखिलेश यादव खुद छोटे बड़े आंदोलन में शामिल हो रहे हैं, जनता के बीच में जाते हैं और जनता को ये विश्वास देते रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। देश में मोदी के 10 साल के कार्यकाल में या योगी के ये 7-8 वर्ष के कार्यकाल में लोगों को बहुत परेशान किया जा रहा है, धर्म जाति की राजनीति की जा रही है। और ऐसे में लोगों को साथ में लेके विश्वास दिलाना और भरोसा दिलाना कि ये लोग कितने भी धर्म और जाति की राजनीति करने दो, हम आपके साथ हैं, हम आपका नुकसान नहीं करने देंगे, हम आपके बचाव के लिए काम करेंगे। ये जो विश्वास अखिलेश यादव ने लोगों को दिया है और लगातार दिया है, और उनके हर कार्यकर्ता उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये धर्मांध और जातीयवादी शक्ति से लड़ रहे हैं, उसका नतीजा है कि लोगों ने उनके ऊपर भरोसा किया। दूसरी बात मैं आपको एक बोलना चाहता हूँ, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। ये जो कुछ दिनों से मतलब ये इसकी मांग तो बहुत दिनों से हो रही,
लेकिन एक साल भर से मोदी के सत्ता में आने के बाद साल भर से ये जो मुद्दा इतना देश में मतलब हाईलाइट हो गया है और लोग अपनी हिस्सेदारी मांगने के लिए तैयार है। उत्तर प्रदेश में कि पीडीए का फॉर्मूला लाया है, पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक, ये पीडीए ने बहुत काम किया है और अखिलेश यादव ने पीडीए के ऊपर पिछले 2 साल से लगातार इतनी मेहनत किया है, उनके नेतृत्व को सामने लाया है, उनको सत्ता में भागीदारी दी है और ये भागीदारी का नतीजा है। आज उत्तर प्रदेश में देखते हैं तो हर समुदाय के से लोग राजनीति में और इस चुनाव के मैदान में उतरे थे और उनको बराबरी का प्रतिनिधित्व मिला है। उनके जनसंख्या के अनुसार उनको प्रतिनिधित्व मिला है। आप देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े पार्टी है, राजनीतिक पार्टियां है, कांग्रेस जैसी पार्टी भी है कि मुसलमानों को टिकट देने के लिए डर रही है, लेकिन वो अखिलेश ने किया नहीं। अखिलेश ने मुसलमानों को, मुस्लिम समाज उत्तर प्रदेश में अपने हिसाब से उनकी जनसंख्या के अनुसार उनको जो भागीदारी दिया है, वो खाली मतलब मैं दावा के साथ ये बात बोल रहा हूँ कि ममता बनर्जी और अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव के सिवा मुस्लिम समाज को राजनीति में, संसदीय राजनीति में भागीदारी देने की जो बात लोग करते हैं वो इतनी ईमानदारी से अपने पार्टी में लागू नहीं करते। लेकिन अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और ममता बनर्जी ने की है। और ये सब जो बात है, ये देश को, ये जो बात है सबको भागीदारी देने की, सबको हिस्सेदारी देने की, ये जो बात है ये देश को मजबूत बनाएगी। और ये मजबूत बनाने का काम एक देश में अखिलेश के नेतृत्व में आगे से आगे भी होगा, ये मैं आपको इस चर्चा के माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूँ। सवाल जो है वो महाराष्ट्र के संबंध में है। प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा था शरद पवार जैसे बड़े लीडर के लिए और कि ये जो है वो भटकती आत्मा है। लेकिन जब इलेक्शन के रिजल्ट्स आए तो पता चला कि एनसीपी ने पिछली मर्तबा 4 सीटें जीती थी, इस मर्तबा एनसीपी शरद पवार ने जो है वो 8 सीटें जीत ली, यानी उनका नंबर जो है वो डबल हो गया और अजित पवार को भी 1 सीट मिल गई। तो इस तरह से कुल मिला के एनसीपी का 5 सीट का फायदा हुआ और जो लोग ये कह रहे थे, उनको इल्जाम लगा रहे थे, वो 14 नीचे चले गए। मेरा प्रश्न ये है कि अब जो सिचुएशन बनी है कि एनसीपी अजित पवार के पास 1 सीट और एनसीपी शरद पवार के पास 8 सीट, तो इसका प्रभाव आने वाले विधानसभा चुनाव में कैसा होगा? इसलिए कि ऐसी खबरें आ रही है कि अजित पवार गढ़ से बहुत सारे लोग वापस एनसीपी शरद पवार में आने की तैयारी कर रहे हैं। मेरे लिए सवाल है डॉक्टर साहब, वो आप अपना म्यूट कर लीजिए। गायकवाड़ साहब, आपके पास से आवाज आ रही है, अपना माइक म्यूट कर लीजिए। जी शिंदे साहब। ये जो चुनाव था इसमें मोदी जी ने कहा था नकली शिवसेना, नकली राष्ट्रवादी पार्टी, और कुछ मुद्दे बचे नहीं तो मोदी जी गाली गलौज करने लगे। शरद पवार जी को देश, महाराष्ट्र के ही नहीं बल्कि देश के राजनीति के भीष्म पिता कहते हैं। और महाराष्ट्र की और देश की संस्कृति है कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनका सम्मान हम करते हैं। कोई भी जात का या धर्म का या भाषा का व्यक्ति हो तो बुजुर्ग का सम्मान करना ये भारतीय संस्कृति है। मोदी जी ने भारतीय संस्कृति के खिलाफ काम किया, इसीलिए वोटरों ने उनको जवाब दिया। और उन्होंने जो बात कही थी नकली राष्ट्रवादी कांग्रेस या शिवसेना के बारे में भी कहा था नकली शिवसेना, तो उसका जवाब असली शिवसेना और असली राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार जी के नेतृत्व वाली और उद्धव बालासाहेब ठाकरे साहब के नेतृत्व वाली है। ये लोगों के, इस राज्य की जनता ने स्पष्टता से दिखा दिया है। तो मोदी जी को मतलब उनके जो स्टेटमेंट थी उसका जवाब इस वजह से मिला है। दूसरा मुद्दा यह है, आपको पता है कि अजित पवार का जो गुट है आज एमएलए लोगों का, विधायकों का
उन्होंने अर्जेंटली मीटिंग बुलाया है। साथ में ही कल ऐसी भी न्यूज चल रही थी कि एकनाथ शिंदे जी के जो 7 एमपीज चुन के आए हैं, उसमें से कुछ एमपीज उद्धव जी के साथ में संपर्क में है और वो वापस अपने ओरिजिनल शिवसेना में आना चाहते हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस के अजित पवार जी का जो अभी पराभव हुआ है, उसकी वजह से जो 40 लोग गए हैं, उनके बीच में बहुत ही मतलब कंफ्यूजन है और उन्हें अभी डर लग रहा है कि अगर हम पवार साहब के साथ में नहीं जाएंगे तो आने वाले विधानसभा के चुनाव में हम बुरी तरह से हार सकते हैं। तो नहीं अजित दादा बल्कि साथ में एकनाथ शिंदे जी का गुट और भाजपा में भी एक कंफ्यूजन बढ़ गया है और ये लोग डर के मारे, पराभव के मारे 2000 अक्टूबर में होने वाले चुनाव में अपना क्या होगा, इसीलिए सब तितर बितर हो गए हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में उन सभी का निर्णय जो है उनका वो बदलेंगे, उसका पुनर्विचार करके अपने ओरिजिनल में जाने की प्रक्रिया शुरू करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि ये जो गद्दारी हुई है ना महाराष्ट्र में, जो भाजपा ने की है, वो महाराष्ट्र के दोनों पक्षों के कार्यकर्ताओं को भी नहीं पसंद थी। और साथ में अजित दादा के साथ में कौन गए? जो नेता लोग हैं वो अजित दादा के साथ में गए, वो जो नेता लोग थे वो एकनाथ शिंदे जी के साथ में गए। लेकिन आम जो कार्यकर्ता होता है संगठन का, वो संगठन के कार्यकर्ता पवार साहब के साथ में रहे, उद्धव जी के साथ में रहे। और कार्यकर्ता जो है वो संगठन या हर विजय की नींव कार्यकर्ता होती है। और साथ में ही जनता भी पवार साहब के साथ में थी, उद्धव जी के साथ में है। इसीलिए आने वाले दिनों में चित्र स्पष्ट होगा। और साइकोलॉजिकल माहौल जिसको कहते हैं, देश का माहौल और महाराष्ट्र का माहौल जो है साइकोलॉजिकल, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि पवार साहब और उद्धव जी महाराष्ट्र की अस्मिता बन गई थे। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र की अस्मिता है, वैसे उनके साथ में जो भारतीय जनता पार्टी ने किया, उसकी वजह से दोनों ओरिजिनल पार्टी के नेता महाराष्ट्र की अस्मिता बन गई थी। और इस अस्मिता के खिलाफ मोदी जी और सब कुछ भाजपा ने जो कार्य किया, षड्यंत्र किया, कुटिल नीति की, घमंड प्रवृत्ति से, उसकी वजह से माहौल अभी भी है और अगले 4 महीनों में ये माहौल कंटिन्यू रहेगा। और महाराष्ट्र के राजनीति में मुझे तो लगता है कि सरकार गिरने की एक बात है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दोनों राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना के बारे में जो निर्णय आएगा, उसकी वजह से अगर उस निर्णय पवार साहब के साथ में जाएगा, इस पे हमें पूरा विश्वास है, उद्धव जी के साथ में वो निर्णय जाएगा, तो महाराष्ट्र के राजनीति में बहुत उथल पथल होके महाविकास आघाड़ी यानी इंडिया आघाड़ी को काफी अच्छा समर्थन आने वाले दिनों में बढ़ते जाएगा। और केंद्र में जो सरकार है, केंद्र के सरकार के बीच में जो अलायंस पार्टनर है, तेलुगु देशम पार्टी हो या नीतीश कुमार जी हो, जो अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिशियन जिन्हों कहा जाता है, तो इनके बीच में मतभेद बढ़ते जाएंगे, मनभेद बढ़ते जाएंगे। और साथ में भारतीय जनता पार्टी के साथ में ओरिजिनल बीजेपी वाले लोग हैं, ओरिजिनल आरएसएस वाले लोग हैं, जो अजित पवार जी को थोड़ा भी पसंद नहीं करते, जो एकनाथ शिंदे जी ने जो गद्दारी की, जो उनको पसंद नहीं है, और 20-20, 25-25 साल से बीजेपी में काम जिन्होंने किया, उनको एक झटके में पिछले 2-2.5 साल से वो बाजू हुए हैं। तो ये सब प्रक्रियाओं का परिवार ये हो कि महाराष्ट्र में बहुत बड़ी पैमाने पे बदल हो जाएंगे। और 288 में से मुझे लगता है कि ये टेम्पो अगर मेंटेन होगा तो महाराष्ट्र में एक बहुत बड़े 200, 250, 250 तक भी इंडिया अलायंस के लोग चुन के आ सकते हैं, ऐसी परिस्थिति मुझे नजर आ रही है। तो हमारा समय खत्म हो रहा है, लेकिन में मैं सब खत्म करूंगा। देखो, हम विषय से बहुत अलग अलग चीजों पे बात की है आज। तो सबसे पहली बात आई भटकती अवतार के भटकती आत्मा की। वहां एनसीपी का कोई उत्तर देने के लिए नहीं है करके मैं उत्तर देता हूं कि वो भटकती जो आत्मा थी वो लोगों के लिए भटकती थी, लोगों के हित के लिए भटकती थी, और लोगों ने उस आत्मा के पीछे खड़ा होके समर्थन देके अपनी आकांक्षाएं प्रकट की है। और वोट मांगने के लिए भटकने वाले अवतार को उसकी जगह महाराष्ट्र में तो दिखा दी है। दूसरी बात यहाँ कही गई कि सेना प्रमुख ने, बाला साहब ठाकरे ने ऐसा कहा था कि बाबरी मस्जिद गिराई, इसका मुझे अभिमान है, और ऐसा वाक्य नहीं था। वाक्य ऐसा था
अगर मेरे शिवसैनिकों ने बाबरी मस्जिद गिराई होगी तो मुझे उसका अभिमान है, ये कोई अभिमानास्पद चीज मैं नहीं समझता हूँ। बाबरी मस्जिद गिराना ये स्वतंत्र भारत का दूसरा आतंकवादी कृत्य था। वो आतंकवादी कृत्य के लिए जितने लोग जिम्मेदार थे उन्होंने पछतावा करना चाहिए। पहला आतंकवादी कृत्य स्वतंत्र भारत में महात्मा गांधी की हत्या थी। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाला साहब ठाकरे ने जो एक मुसलमान को बारे में, उस थ्योरी से मैं आज भी सहमत हूँ। वो रिटोरिक था भले कि उनका, क्योंकि उनके दिमाग में कुछ दूसरी बातें चल रही होगी उस समय। उन्होंने कहा था कि मुस्लिम इन इंडिया एंड मुस्लिम ऑफ इंडिया। मुस्लिम ऑफ इंडिया के मैं साथ हूँ, मुस्लिम इन इंडिया के साथ मैं नहीं हूँ। और एक रिटोरिक करके उनका जो कथन था वो सही था। एक बात मैं भूल गया, या इंडिया के जीत के कारण, मैं जीत ही मानता हूं उसको, कि मोदी जी ने इस चुनाव प्रचार को भटकाने की और उसको हिंदू मुसलमान करने की खूब कोशिश की, लेकिन इंडिया के घटक दलों ने चुनाव मुद्दों से भटकाने नहीं दिया। वो अपने एजेंडा से टिकअप रहे। भारतीय संविधान की रक्षा करने के लिए में हम इकट्ठे आ गए हैं, इस पर टिकअप रहे। इसलिए आज ये मोदी जी को कट टू द साइज करके रखा है। और अंत में मैं इतना ही कहता हूं कि अपने जीत का इतना गुमान कर ए बेखबर, तुम्हारे जीत से ज्यादा शहर में चर्चे हमारे हार की।